Okay. Now we will see accounting standard second, valuation of inventory. Okay. कोई बता सकता है what is inventory? Inventory मतलब क्या हो सकता है? Stock. Stock. Very good. स्टॉक के टाइप्स कितने होते हैं? कौन कौन से स्टॉक होते हैं, या फिर कहाँ पे आपको स्टॉक दिखता है? वेयर हाउस में सर। वेयर हाउस में, दैट इज द लोकेशन. ये लोकेशन हो गया, राइट? बट टाइप्स ऑफ स्टॉक, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, कौन कौन से टाइप्स में इन्वेंट्री आपको दिखता है? स्टॉक फॉर सेल्स. यस. स्टॉक फॉर सेल्स. स्टॉक फॉर सेल्स. यस. It and also for purchase. Also for purchase. Very good. और राइट, यहाँ पे देखिए, आपने परचेस बोला, सेल्स बोला, राइट? तो उसके जो नाम है वो थोड़ा डिफरेंट है. यानी आप वैसे बोल सकते हो कि स्टॉक इन मटेरियल, दैट इज यू परचेज दैट मटेरियल, राइट? स्टॉक इन मटेरियल, रॉ मटेरियल ना? यस, रॉ मटेरियल. तो आप परचेस करते हो, राइट? उसके बाद आपका वो स्टॉक क्रिएट हो जाता है, वो है आपका स्टॉक इन रॉ मटेरियल. देन अभी ये याद होगा आपको. अभी बोलिए. और सर वर्किंग प्रोसेस. वेरी नाइस, वेरी नाइस. स्टॉक इन वर्किंग प्रोसेस. फिर फिनिश गुड और फिनिश गुड्स. यस, स्टॉक इन रॉ मटेरियल, स्टॉक इन वर्किंग प्रोसेस एंड स्टॉक इन फिनिश गुड्स. यानी रॉ मटेरियल जो आप परचेस कर रहे हो, मटेरियल, उस परचेस मटेरियल में होगा स्टॉक. देन प्रोडक्शन अगर कर रहे हो आप, आपका चालू है प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में भी आपको स्टॉक दिखेगा, दैट इज स्टॉक इन वर्क इन प्रोसेस. और फिनिश गुड्स जो आपने सेल बोला, दैट इज द फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स जो स्टॉक है वो आगे जाके आप सेल करने वाले हो, राइट? तो ये तीन आपके जो स्टॉक है, ये तीन स्टॉक में आपका ये इंक्लूड है. ओके, जस्ट अ मिनट, एक कॉल है, कॉलेज से. Vishal, please mute your mic. ओके, सॉरी, कॉलेज से फोन आया था. ठीक है, राइट, आपका बराबर है. स्टॉक इन रॉ मटेरियल, स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन फिनिश गुड्स, ये तीन आपके प्रोसेस में स्टॉक दिखेगा. तीन टाइप्स है उसके स्टॉक के. याद रखिए, ये जो स्टॉक रहता है आपका, वो स्टॉक आपको काउंट करना पड़ता है, राइट? वो जो काउंट है आप फिजिकली कर सकते हो या फिर आपके पेपर वर्क भी कर सकते हो, पर आपको वो स्टॉक जो है उसका वहां पे काउंट करना जरूरी होता है, उसका वैल्यूएशन करना जरूरी होता है. और आपका स्टॉक का वैल्यूएशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तीन प्रोसेस में जा रहा है आपका स्टॉक. तो तीन प्रोसेस में आपका जब भी प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, आपका प्रोडक्ट रहेगा, उसके ऊपर जो भी प्राइस लगाओगे आप, तो ये कॉस्ट जो है स्टॉक की, वो वहां पे इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको. तो इंक्लूड करने के बाद ही एक्चुअल आपका कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये निकलेगा. तो ये निकालने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपके पास स्टॉक है कितना, स्टॉक की वैल्यू क्या है, ये समझना जरूरी है. इसलिए ये टॉपिक है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में उन्होंने बताया है. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. Accounting Standard Second, Valuation of Inventories, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI ने ये वहां पे Valuation of Inventories Accounting Standard 2 सेटअप किया है.
एप्लीकेबल कब से किया है वो? 1 अप्रैल 1999 से एप्लीकेबल है वो, यानी उन्होंने उसमें चेंजेस किए और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड उन्होंने सेटअप किया है, डील्स विद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. Accounting Standard 2 defines inventory as assets. Okay, inventory as assets held for sale in the ordinary course of business. यानी ऐसा स्टॉक आपके पास है जो आपका आप सेल कर रहे हो इसलिए जो रखा है आपके पास, उसको भी स्टॉक ही बोला जाएगा. ओके, जैसे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है आपका, वो बाद में जाके सेल करते हो आप, राइट, वो भी आपका स्टॉक ही है. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आप स्टॉक रखोगे और वो सेल करना है आपको डायरेक्टली, राइट, तो ये आपका स्टॉक ही रहने वाला है. इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल्स, यानी जैसे आपने वर्किंग प्रोसेस वगैरह बताया, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो लगेगा वो भी आपका स्टॉक ही होगा. और in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or the rendering of services, यानी आपका जो मटेरियल आपको लगने वाला है, जो प्राइमरी लेवल पे मटेरियल जो लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, वो आप कितना भी मटेरियल जो भी कंज्यूम करोगे, क्योंकि प्रोडक्शन करना है आपको, तो वो रॉ मटेरियल आप पहले वहां पे प्रोसेस करने वाले हैं, तो जो रॉ मटेरियल है ये सब आपका स्टॉक में इंक्लूड होगा. यानी ये 3 ही स्टॉक है, इनका थोड़ा नाम बदल के यहाँ पे वर्डिंग दिया है उन्होंने, पर ये 3 ही स्टॉक है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ये 3 स्टॉक्स है. ओके, इन्वेंट्री कवर्स गुड्स परचेस्ड बाय ए रिटेलर एंड हेल्ड फॉर सेल. यानी रिटेलर क्या करता है, रिटेलर वहां पे जो आपका रेडीमेड जो प्रोडक्ट होता है, यानी ट्रेडिंग के लिए लेता है वो. यानी समझ लीजिए एक आपका इसका शॉप है, समझ लीजिए अपना जनरल शॉप है, जनरल मतलब जनरल स्टोर्स है, उसके पास समझो पार्ले जी के बिस्किट्स है. ओके, तो पार्ले जी के बिस्किट्स को क्या करता है, वो क्या प्रोसेस नहीं करता, वो पार्ले जी के तरफ से मैन्युफैक्चर होके ही आया है. वो क्या करता है, ओनली ट्रेड. तो वो जो रिटेलर है वो ट्रेड करने के लिए अपने पास जो स्टॉक रख रहा है वो भी स्टॉक ही है, उसका स्टॉक हो, राइट, वो रिटेलर का स्टॉक होगा, उसको भी स्टॉक बोला जाएगा. अगर आपकी कंपनी रिटेलर बिजनेस करती है, आपकी कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस करती है, तो फिर ये आपका स्टॉक रहेगा. ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर रीसेल. अगर आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और आपने वो सेल करने के लिए रखा है, आपके दुकान में रखा है, आपके बिजनेस में रखा है, तो वो भी स्टॉक रहेगा. नहीं तो क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टॉक नहीं होता, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर रीसेल, यानी आपने वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिया है, वो किसने वहां पे डेवलप किया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो मालूम नहीं, जिसने भी डेवलप किया होगा, पर आपके पास क्यों रखा है आपने, वो सेल करने के लिए, तो वो भी स्टॉक ही रहेगा. ओके, लैंड और अदर प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय डेवलपर फॉर रीसेल, जैसे बिल्डर्स होते हैं, लैंड डेवलपर होता है, अगर उसने कुछ लैंड रखी है इन्वेस्ट करके और वो जाके बाद में कस्टमर को सेल करने वाला है, तो ये सब उसमें ही आएगा, स्टॉक में. लैंड स्टॉक में नहीं आता, पर वो क्या कर रहा है, लैंड का बिजनेस कर रहा है, लैंड सेलिंग का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए लैंड और स्टॉक ही रहेगा, वो स्टॉक ही गिना जाएगा. जब भी ऑडिट होगा वो स्टॉक में दिखाएगा मेरे पास लैंड कितनी पड़ी है जो सेल नहीं हुए, अनसोल्ड है, राइट. जो स्टॉक रहता है वो अनसोल्ड ही रहता है, वो स्टॉक वहां पे वो रिकॉर्ड करेगा. ओके, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड और वर्किंग प्रोसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंसर्न, जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया था, फिनिश गुड्स भी और वर्किंग प्रोसेस, ये दोनों भी स्टॉक वहां पे कवर होंगे. ओके, रॉ मटेरियल, मेंटेनेंस सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स एंड लूज टूल्स अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी आपका जब प्रोडक्शन प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो, इसके लिए मटेरियल लगता है, राइट. वो जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल आप वेयर हाउस में रखते हो, बाद में ही आपका प्रोसेस में आ जाता है, तो वेयर हाउस में रखा आपने वो मटेरियल, राइट, तो वेयर हाउस में जो मटेरियल रखा आपने वो भी स्टॉक ही है. ओके, देन मेंटेनेंस सप्लाईज, यानी आपके मेंटेनेंस करने के लिए जो भी सप्लाईज लगेंगे, जो भी कंज्यूमेबल्स लगेंगे, लूज टूल्स, यानी
वहां पे प्रोडक्शन के लिए जो भी वहां पे लगेगा, जो आप प्रोडक्शन के लिए हमेशा यूज करते हो, वो सब वहां पे स्टॉक ही गिना जाएगा। सिर्फ उनके नाम क्या अलग होंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा, स्टॉक ऑफ मेंटेनेंस सप्लाईज रहेंगे, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स रहेंगे, स्टॉक ऑफ लूज टूल्स रहेगा, बस इतना ही उसका चेंजेस रह सकते हैं, पर वो स्टॉक ही है। यानी जब आप वैल्यूएशन करोगे तब आपको ये स्टॉक में ही गिना जाएगा, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ओके, यानी आज से अपन क्या बोलेंगे उसको, इन्वेंट्री। ओके, सिस्टम्स रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। कई सिस्टम्स है जो आपका इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। ओके, तो पहला सिस्टम है पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मींस आपका आप एक सेटअप करते हो बिजनेस में कि आपको इन्वेंट्री कब लेनी है। ओके, इन्वेंट्री समझो ईयर एंड में लेनी है, मंथ एंड में लेनी है, ये आप सेटअप करते हो कि ये टाइम सेट करते हो कि ये आपको ईयरली आपको लेना है। समझो आपका 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो आप 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को इन्वेंट्री लेते हो, राइट। तो वो जो इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर फिर से 31 दिसंबर को लोगे, तो इसलिए उसको बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। यानी आप ऐसे इन्वेंट्री का काउंट करते हो जो पीरियोडिक हो। ओके, under the periodic inventory system, closing stock is ascertained by taking an actual physical count of all the inventory items on hand on a particular date। यानी आपका जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आप जो भी क्लोजिंग स्टॉक असर्टन करोगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक यानी फिक्स करोगे, वो कहां से करोगे, एक्चुअल फिजिकल काउंट करोगे, जाओगे वेयर हाउस में, वेयर हाउस में जाके क्या करोगे, एक्चुअल में मेरे पास फिजिकल काउंट कितने हैं, कितने स्टॉक है, वो वहां पे आप गिनोगे या मेजर करोगे, और उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे स्टॉक रजिस्टर में उस पर्टिकुलर डेट में, राइट। Alternatively, the quantity may be ascertained from the bin card। bin card एक सिस्टम रहती है, bin card जो आपका स्टॉक जो रहता है उसके नंबर्स रहते हैं उसमें bin card में। ओके, bin card showing quantity details of stock items। यानी वहां पे क्वांटिटी डिटेल्स होता है बिन कार्ड में, कितने क्वांटिटी का स्टॉक है, पहले कितने था ईयर के पहले में, यानी ओपनिंग में कितना था ओपनिंग स्टॉक, और आप अभी जो गिन रहे हो वो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये वहां पे नंबर्स रहते हो, बिन कार्ड में आप रिकॉर्ड करते हो। ओके, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन सच डेट इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन सच डेट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ स्टॉक सो असर्टेन्ड इनटू रेट। यानी आपके पास वहां पे फिजिकली काउंटिंग किया है आपने, और वहां पे स्टॉक कितना है, उससे जो भी रेट है उसका, उस स्टॉक का, उस रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे। यानी समझ लीजिए यहाँ पे 200 आपके पास बैरल है, समझो ऑयल है आपके पास 200 बैरल ऑयल, एक बैरल जो है वो समझो 50 रुपए का है, एक बैरल समझो 50 रुपए का है, तो आपका 200 इंटू 50, 200 इंटू 50 ये आपको वहां पे करना पड़ेगा, तो आपको वैल्यूएशन मिलेगा। ओके, ये जो वैल्यूएशन रहेगा 200 इंटू 50, ये वैल्यूएशन आपका क्लोजिंग स्टॉक में आपको लेना पड़ेगा। और कोई बता सकता है मेरे को क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? बैलेंसिंग सर, अपना एसेट साइड में। वेरी गुड, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी नाइस, यस बराबर है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपने स्टॉक वैल्यूएशन नहीं किया या फिर गलत किया समझो, तो क्या होने वाला है, अगर समझो आपका क्लोजिंग स्टॉक गलत निकला, तो फिर समझो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में 10,000 है, और आपके वैल्यूएशन के अनुसार आपने गलत किया वैल्यूएशन, वहां पे किया 20,000, तो क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, कोई बता सकता है मेरे को? तो क्या इफेक्ट होंगे फाइनल अकाउंट पे? पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, यस,
फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? यस, बताता हूं मैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हो, राइट? तो उससे क्या होगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? और नेट प्रॉफिट बढ़ने से आपका कैपिटल में वो ऐड होगा, वो कैपिटलाइज होगा, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो असेट साइड में दिखा रहे हो, असेट का वैल्यूएशन भी गलत होगा। यानी कितने इफेक्ट होंगे फाइनल अकाउंट पे, देखिए। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक इतना जरूरी है, राइट? तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बराबर करना जरूरी है। इसलिए कई सिस्टम्स बताए हैं, वो सिस्टम्स है, उसमें से एक पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम से आप कर सकते हो, ईयरली बेसिस पे वगैरह ज्यादातर किया जाता है, वो ईयर एंड में किया जाता है। ओके, स्टॉक वैल्यूएशन इज डन एक्यूरेटली। पीरियोडिक सिस्टम में आपका स्टॉक जो वैल्यूएशन होता है वो एक्यूरेटली किया जाता है, क्योंकि वो फिजिकल काउंट होता है और साल में एक ही बार होता है, फिजिकल काउंट होता है वहां पे। ओके, तो इसलिए वो एक्यूरेटली होता है और इट इज लेस एक्सपेंसिव। ये साल में एक ही बार हो रहा है फिजिकल काउंट, इसलिए ये एक्सपेंसिव नहीं है, वो एकदम कम एक्सपेंसिव है पीरियोडिक सिस्टम अगर आप करोगे तो इन्वेंट्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। जैसा पीरियोडिक करते हो वैसा ये परपेचुअल है। परपेचुअल मींस आपका ये रोज का भी हो सकता है, यानी आपका हर घंटे भी हो सकता है। यानी आपका मटेरियल इतना आ रहा है आपके पास, तो आप वैल्यूएशन हर 2 घंटे भी कर सकते हो, हर महीने भी कर सकते हो, हर वीक भी कर सकते हो। ये परपेचुअल बेसिस पे चलते ही रहता है। ओके, तो ये एक सिस्टम है। अंडर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, क्लोजिंग स्टॉक इज असर्टेन नॉट बाय टेकिंग फिजिकल काउंट। ये फिजिकल काउंट से नहीं होता, बट फ्रॉम द स्टॉक लेजर इटसेल्फ आफ्टर ईच रिसीप्ट एंड इशू। यानी वहां पे वेयर हाउस में जो भी स्टॉक रजिस्टर वहां पे होगा, उस हिसाब से वहां पे इन्वेंट्री सिस्टम यानी इन्वेंट्री वैल्यू सिस्टम वहां पे रखा जाता है परपेचुअल सिस्टम में। यानी वो रजिस्टर देखते हैं, उसमें आपके पास कितना मटेरियल आया, आपके पास से कितना मटेरियल गया, वो रजिस्टर से देखा जाता है। अगर वेयर हाउस कीपर ने वहां पे रजिस्टर में जितना भी लिखा है उतना आपको वहां पे मिलेगा, पर ये परपेचुअल कंटिन्यूअस बेसिस पे चलते रहता है। यानी आपका अगर सॉफ्टवेयर हो तो सॉफ्टवेयर में आपका एक एक घंटे में अलग अलग स्टॉक दिख सकता है, राइट? ये पीरियोडिक नहीं होता, ये फिजिकल काउंट में नहीं आता, ये डायरेक्ट आपका जो भी है ये परपेचुअल कंटिन्यूअस जो भी रजिस्टर में दिख रहा है। ओके, 10 आपके बैरल आ गए और 10 बैरल गए, 10 बैरल आ गए, 10 बैरल गए, ये कहां पे लिखा जाएगा? वो रजिस्टर में लिखा जाएगा और वो रजिस्टर से आप वैल्यूएशन करोगे, इसलिए उसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। The value of stock is also calculated after each transactions of receipt or issue। यानी वैल्यू किससे कैलकुलेट करोगे आप? जो भी आपका रिसिप्ट है और जो भी आपका इश्यू है, ये दोनों का जो भी डिफरेंस है उस हिसाब से आपको वहां पे वैल्यूएशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। Perpetual system thus helps to keep constant track of high value items। यानी परपेचुअल सिस्टम में आपको कंटिन्यूअस बेस पे रहता है, इसलिए जो भी हाई वैल्यू आइटम्स रहते हैं, एकदम महंगे वाले जो आइटम्स रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है ये परपेचुअल। क्योंकि अगर समझो ये वैल्यूएबल आइटम्स है और आपने पीरियोडिक सिस्टम पे ले लिया, यानी साल में एक बार, तब आपको पता चलेगा कि साल में एक बार कि स्टॉक में कितना गड़बड़ी है, स्टॉक में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो साल के बाद तो आप कैलकुलेट करोगे इस महंगे वैल्यूएशन का, तो आपको टेंशन आ जाएगा, वो स्टॉक कीपर भी उसका भी बीपी बढ़ जाएगा, अकाउंटेंट का भी बीपी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू आइटम्स है और आप देख रहे हो साल में एक ही बार। नो, तो परपेचुअल सिस्टम किसके लिए पॉसिबल है? जो हाई वैल्यू आइटम्स है उनके लिए कंटिन्यूअस बेस पे आप कंट्रोल रख सकते हो उसके ऊपर, कंटिन्यूअस बेस पे। ओके, इसलिए ये वो फायदेमंद है। अंडर द परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, cost of goods sold up to a day is ascertained first
as above, and then cost of inventory on that day is found by the following formula. एक formula दिया है उन्होंने cost of goods sold का. cost of goods sold कैसे बनता है, कोई बता सकता है मेरे को? cost of goods sold, yes. So opening stock, yes. ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर है ना परचेज लिखेंगे, बराबर है. उसके बाद है ना सर क्रेडिट साइड में है ना हम लोग सेल्स लेंगे हाँ. एंड yes. उसके बाद है ना सर गुड्स कितने है ना सेल हुए हैं वो भी लिख देंगे हम लोग टोटल करके. ओके. और कोई बता सकता है? सर स्टार्टिंग इन्वेंट्री यस. प्लस परचेस प्लस एंडिंग इन्वेंट्री. स्टार्टिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस एंडिंग इन्वेंट्री. एंडिंग इन्वेंट्री. ओके. और कोई बता सकता है? कैरेज फ्रेट. यस यस. कैरेज फ्रेट. हाँ, कैरेज फ्रेट. क्या करना है उसका? कैरेज फ्रेट का क्या करना क्या है? ओके. याद रखिए, आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा, आपका परचेसेस रहेगा, उसमें जो अभी आपने बोला कैरेज फ्रेट ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, और माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, एडिशन नहीं. सर इसका मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो मटेरियल खरीदते हैं और जो ऑन गोइंग प्रोसेस में खरीदते हैं और जो बाद में बचता है. यस. यानी आप ओपनिंग स्टॉक है, समझो आपका बिजनेस पहले से ही है तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं है. ओके. ओपनिंग स्टॉक. देन आप परचेस कर रहे हो और एडिशनल परचेस कर रहे हो, और उस परचेस करने के लिए जो भी खर्चा लगा है, कैरेज फ्रेट, ये हो गया सब आपका कॉस्ट, राइट. और उसमें से जो भी आपका बचता है, यानी जो भी स्टॉक जो यूज में नहीं आया, अनयूज्ड है, अनसोल्ड है, वो स्टॉक आप वहां पे क्या करने वाले हो? लेस करने वाले हो. तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. अभी आपने सेल बताया, सेल तो उसमें नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, राइट. तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल, ये दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? कोई बता सकता है मेरे को? प्रॉफिट सर. वेरी गुड. कौन सा यस सर प्रॉफिट? प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट. ग्रॉस. ग्रॉस. ग्रॉस प्रॉफिट सर. यस. ट्रेडिंग में है ये सब, बराबर. तो इसमें आपका डिफरेंस जो रहेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपका डेबिट साइड सामने लाइए ट्रेडिंग का. डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में आता है परचेसेस, डेबिट साइड में आता है कैरेज फ्रेट वगैरह जो आप कह रहे हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट. इसकी टोटल करोगे आप, राइट. लेस क्या करोगे? लेस आपका क्लोजिंग स्टॉक करोगे. तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अभी बच गया आपका क्या? सेल, राइट. तो अगर उसमें सेल और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने किया तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. और आज तक आप करते क्या आ रहे हो? ट्रेडिंग के सब डेबिट की टोटल करते हो और क्रेडिट की टोटल करते हो, ये दोनों का डिफरेंस लेते हो, राइट. पर अगर आपको किसी ने पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, तो कैसे बताने का? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और किसी ने आपको बताया, ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तूने बताया है, अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ. ओके. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ग्रॉस प्रॉफिट. अगर इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा रहेगा तो लॉस रहेगा, ग्रॉस लॉस. पर ग्रॉस प्रॉफिट बताओ उसने बोला तो उसको बोलने का सेल्स माइनस COGS. बस ये आपको आगे आगे आ जाएगा, SY में वगैरह
आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह। यस यानी सर। या ट्रेडिंग जो है अभी हो गया है, सोल ट्रेडर का ट्रेडिंग वगैरह अपन ने अभी तक देखा, पर अभी जो टर्म आपके बदलेंगे वो टर्म कैसे बदलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, आपके ये थोड़े बदल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन दैट डे इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी जो आपको मैंने सूत्र बताया था उसमें थोड़ा देखिए कैसा हो गया। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में देखिए अगर अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो क्या निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए आपका क्या हो गया, जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लिया था उसको इधर लेके आइए और इधर का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है इधर लेके आइए, बस, बाकी कुछ नहीं इसमें। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बच गया वो क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला रहेगा अभी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यानी वही सूत्र है, वो सिर्फ इधर का उधर हो गया है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ओके, यहाँ पे मेथड्स यूज किए जाते हैं, मेथड्स यानी स्टॉक लेने के मेथड्स। ओके, स्टॉक कैसे लिया जाता है उसके मेथड्स रहते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फिफो उसको बोलते हैं, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन हो गया उसको फर्स्ट आउट कीजिए, बस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यानी आप जब भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करोगे, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करोगे स्टॉक रजिस्टर में, तब आपको मेथड्स दो यूज किए जाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। तो पहला उसमें से मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड के बारे में सिर्फ आपको बता देता हूं, पर एक प्रॉब्लम लेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्लम लेने के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल में कैसा किया जाता है। ओके, सिर्फ सुनते रहिए, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है क्या। यस सर। Yes. The method assumes that the items received first are issued. Issued मतलब sold हो या consumed हो, जो भी हो, issued first. Okay. The method assumes that the items received first are issued first. Okay. So that the latest items are in stock. यानी आपका समझ लीजिए 4 दिन का आपके पास स्टॉक है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। आपके पास 1 तारीख में आपने परचेस किया 10 क्वांटिटी में, 2 तारीख को परचेस किया 10 क्वांटिटी में, 3 तारीख को परचेस किया 10 क्वांटिटी में और 4 तारीख को 10 क्वांटिटी, यानी 40 क्वांटिटी आपके पास हो गए। अभी आपको 5वें तारीख को क्या करना है, सेल करना है। सेल मतलब इशू करना है। ओके, तो 5वें तारीख को आपको क्या करना है, 20 आपको सेल करने हैं, 20 क्वांटिटी के इशू करने हैं। तो आप क्या करोगे, इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पहले वाला 10 का था उसको पहले आउट कीजिए, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट में आया था ना वो, उसको फर्स्ट आउट कीजिए, और दूसरा आया था दूसरे तारीख को 10, उसको भी आउट कीजिए, तो टोटल क्वांटिटी 20 हो गई, राइट। अभी आपके पास कितने तारीख के बच गए, 3 और 4 तारीख के। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, दिस मेथड assume that the items received first are issued first so that the latest items are in stock. लेटेस्ट आइटम मतलब 3 और 4 तारीख का आपके पास बचा हुआ है, राइट। In this method an issue is valued at the oldest rate. ओल्डेस्ट रेट यानी जो 1 तारीख और 2 तारीख आपने जो आउट कर दिया उसके जो रेट है वही फॉलो होंगे। ओके, समझो 1, 2, 3, 4 चारों तारीख के रेट अलग है, 10-10 जो आपने स्टॉक खरीदे थे उनके रेट अलग है। तो आप क्या करेंगे, जिसका जो रेट है यानी 1 तारीख का जो रेट है वही लेंगे, 2 तारीख का जो रेट है वही लेंगे। ओके, यानी इसमें आपको जैसा स्टॉक है, जिस तारीख का स्टॉक है, उसी तारीख का जो रेट है
वही आपको लेना होगा, उसको बोलते हैं ओल्डेस्ट रेट। व्हाइल द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट रेट। अभी देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपके बच गया कौन सा, 3 और 4 तारीख का, तो 3 और 4 तारीख का रेट अलग है, राइट। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो लेटेस्ट रेट में, और आपने जो इशू किया वो ओल्डेस्ट वाला 1 और 2 तारीख का, ऐसा फर्क रहता है। जब अपन प्रॉब्लम करेंगे ना तब आपको ये सब पता चलेगा। एकदम इजी टॉपिक है, एकदम इजी, नो प्रॉब्लम। आप तो इसमें तो फुल 20 मार्क्स आपके इसमें मिल जाते हैं, ऐसा टॉपिक है ये। इसलिए जब अपन रजिस्टर देखेंगे, स्टॉक रजिस्टर, तब आपको पक्का पता चलेगा। अभी आपको क्या होगा, कंफ्यूज होगा, सर क्या बोल रहे हैं ये, ओल्ड क्या बोल रहे हैं, ये लेटेस्ट क्या बोल रहे हैं। ओके सुनिए, बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे सब आ जाएगा आपको। The FIFO formula assumes that the items of inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first. Okay. Consequently, the items remaining in the inventory are the most recently purchased or produced. जो भी most recently purchased और produced रहेगा वही आपका स्टॉक में दिखेगा। Okay. This method gives the same results whether the stock is ascertained at the year end under periodic system or every day under the perpetual system। यानी वो क्या बोल रहे हैं, आपका जो स्टॉक रहेगा वैल्यूएशन वो पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम दोनों में एक ही आपका वैल्यूएशन होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। आप सिस्टम कौन सा भी रखो, पीरियोडिक रखो, ईयरली बेसिस पे एक ही बार स्टॉक लेते हुए, या फिर परपेचुअल कंटिन्यूअस बेसिस पे रखो, दोनों का वैल्यूएशन सेम ही आएगा इस मेथड में। सिस्टम अलग है, हाँ मेथड अलग है, कंफ्यूज मत हो जाओ। सिस्टम अलग है। सिस्टम कौन कौन से है, दो, यस दो सिस्टम कौन कौन से है, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। Periodic and Periodic perpetual. and यस ये सिस्टम हो गया। हाँ ये सिस्टम, स्टॉक लेने का सिस्टम। मेथड अलग है वैल्यूएशन का, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज। Weighted average method. यस तो आप दोनों मेथड में दोनों भी यूज कर सकते हो। सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम भी यूज कर सकते हो या फिर परपेचुअल सिस्टम भी यूज कर सकते हो। सिस्टम ये डिफरेंट पार्ट है और मेथड डिफरेंट पार्ट है। ओके नाउ नेक्स्ट, weighted average method. Under the weighted average cost formula, 1 minute, cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on periodic basis or as each additional shipment is received. ओके वेटेड एवरेज में देखिए उसका जो कॉस्ट फॉर्मूला रहेगा वो आप जैसा भी आप वहां पे आइटम परचेस करोगे उस परचेस को एडिशन करोगे उसमें। यानी समझो अपन ने एक उदाहरण के लिए क्या लिया था, 1 तारीख टू 4 तारीख आपके पास 4 स्टॉक हो गए थे, 4 स्टॉक 40 हो गए थे क्वांटिटी, 10-10-10 करके, राइट। तो वेटेड एवरेज में क्या करना है आपको, 5 तारीख को जब आप सोल्ड करोगे, इशू करोगे, तब फिफो में क्या किया था, जो ओल्ड वाला है पहला तारीख का, दूसरा तारीख का, वो आपने पहले सोल्ड किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरा 40 लेना पड़ता है, वो 40 का टोटल करना पड़ता है। यानी समझो 1 तारीख को आपने 10 स्टॉक लिया है, राइट, उसका जो कॉस्ट है 1 रुपीज, देखिए हाँ 1 रुपीज, तो 10 हो गया उसका वैल्यू, रुपीज में हो गया 10। दूसरा है 10 रुपये, यानी 1 रुपीज ही है दूसरे तारीख का, वो भी 10 रुपए ही हो गया। तीसरा है 2, यानी 20 रुपीज हो गया, और 4 तारीख का भी है 2, तो कितना हो गया 20, 20, 20, 10, 10, यानी कितने हो गए 60, राइट। ये जो 60 हो गए आपके वैल्यूएशन हो गया। 40 है क्वांटिटी, पर उसका रुपीज में कितना रहेगा 60, तो उसका एवरेज कितना निकलेगा कोई बता सकता है, 1.5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1.5। और आपको 5 तारीख को सोल्ड करना है, तो 5 तारीख को आपको 20 क्वांटिटी का सेल करना है, तो उसका अमाउंट कितना रहेगा 30। वेरी गुड, क्योंकि उसका 1.5 आया है, उसका एवरेज जो है ना 1.5 आया है, तो 1.5 इंटू 20, 30 रुपीज। अभी स्टॉक में कितना है आपके पास
बच गया है वो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 30 रुपीज। नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में 20। 20, वेरी गुड। 20 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, 20 आपने सेल कर दिया, 20 क्लोजिंग स्टॉक रह गया है, और आपने जो अभी रेट बताया 30 वही रहेगा 1.5 ही, राइट? इसको बोलते हैं एवरेज। पर फिफो में देखो क्या कर दिया आपने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन कौन सा हुआ था? 1 तारीख का, चलो 10 पहले वो निकालो, उसके बाद सेकेंड, चलो 10 वो भी निकालो, राइट? ऐसा किया था आपने। और लेटेस्ट जो प्राइस है 10 की 3 और 4 तारीख की वो आपने ली थी। इधर ऐसा नहीं करने का, वेटेड एवरेज में जितना भी स्टॉक आपने 1 to 4 डेट को खरीदा है उसी से ही आपको वहां पे एवरेज निकालना पड़ेगा। ये चारों का एवरेज निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप वो सेल कर सकते हो। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका डिफरेंस है दोनों मेथड में, ओके? पर दोनों मेथड में डिफरेंस मतलब एक याद रखिए, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन में भी फर्क आएगा। इसलिए आपने जो मेथड चेंज किया है, मेथड चेंज करने का कितना इफेक्ट होता है यहाँ पे याद रखिए। क्योंकि आपने ओल्ड रेट से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में लेते हो तो यहाँ पे एवरेज रेट से लेते हो, यानी आपको ये 40 रुपए 60 रुपए दिख रहा है, पर जहाँ पे करोड़ों में वहां पे जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तब मेथड का कितना इंपॉर्टेंस है देखिए। अगर आपने मेथड एक भी साल चेंज कर दिया तो आपका वहां पे कितना डिफरेंस दिखेगा देखिए। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड अलग क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि अगर आपने मेथड चेंज किया तो आपका पूरा आगे का सब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेथड होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिस्टम होना चाहिए जब भी आप स्टॉक लेते हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने फिफो से लिया, कल मैं वेटेड एवरेज से ले रहा हूं, आज मैंने पीरियोडिक सिस्टम यूज किया, कल मैं परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहा हूं, तो फिर आपका परपेचुअल बेस पे बिजनेस चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए ये डिसीजन के लिए मैनेजर को यहाँ पे जरूरी होता है कि आप कौन सा ले रहे हो सिस्टम वगैरह। यस, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, सर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिफो एंड वेटेड एवरेज का आंसर सेम आता है क्या? आंसर दो प्रकार के होते हैं, एक क्वांटिटी वाला, एक अमाउंट वाला। आपको कौन सा चाहिए, क्वांटिटी वाला चाहिए या अमाउंट वाला चाहिए? यस, राधा तिवारी। अमाउंट वाला सर। वेरी गुड, अमाउंट वाला चेंज आएगा, क्वांटिटी वाला तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, क्योंकि उतना ही सोल्ड कर रहे हो, उतना ही आपके पास है। अमाउंट वाला चेंज रहेगा, वही आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आपका जो वैल्यूएशन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पे देखिए ना अमाउंट वाला, वहां पे देखिए 10 रुपए था, राइट? आप फिफो में 10 रुपए, 1 रुपए 10, और दूसरा भी 1 रुपए, 10 10 20 हो गए, 20 ही रुपया होता है। यहाँ पे 30 रुपया हो रहा है, वहां पे 20 हो रहा है फिफो में, यहाँ पे 30 रुपए, 10 का फर्क है, राइट? 10 का फर्क है। पर ये 10 का फर्क क्यों है? क्योंकि आपने वो एवरेज निकाला इसलिए। ओके, आपका बिजनेस कैसा है, आपको वेटेड एवरेज सूट है क्या, आपको फिफो सूट है क्या, वो डिसीजन जो लेते हैं वो डिसीजन मैनेजरियल स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन होता है। ओके, वो आपके बिजनेस के हिसाब से होता है वो डिसीजन। ऐसा नहीं कि फिफो अच्छा है उसमें कम आ रहा है वैल्यूएशन, इसमें ज्यादा आ रहा है वेटेड एवरेज उसमें कम आ रहा है, ऐसा नहीं है वो। ये बात नहीं होती, ये कम ज्यादा ये बात नहीं है, टेक्निकली ये रॉन्ग है। यहाँ पे आपके बिजनेस के लिए कौन सा सूट हो रहा है, आपका स्टॉक कौन से प्रकार का है, हाई वैल्यू है या फिर आपका एकदम रिटेल है, तो ये सब आपको वहां पे देखना पड़ता है। ओके, लोअर प्रॉफिट्स इन इन्फ्लेशन, यानी वेटेड एवरेज का क्या रहता है, यानी जब भी इन्फ्लेशन होता है वहां पे देखिए एट टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइजेस, जब भी प्राइसिंग राइजेस होते हैं तब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस मेथड इज लोअर देन द अंडर फिफो, यानी फिफो से भी यहाँ पे कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यहाँ पे प्राइस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, पर आप क्या कर रहे हो वेटेड एवरेज में, उसका एवरेज ले रहे हो, उसका एवरेज ले रहे हो, राइट? तो इसलिए यहाँ पे आपका लोअर रहेगा फिफो से, राइट? तो फिफो से लोअर रहने से जब भी प्राइस इन्फ्लेशन होता है तब आपको ये वहां पे अंडर
वैल्यूएशन दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ही बढ़ते जाएगा। पर फिफो में वैसा नहीं है। फिफो में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वहां पे देखा ही नहीं जाता कि आपकी लेटेस्ट प्राइस क्या है, क्या कुछ भी नहीं देखा जाता। वहां पे क्या देखा जाता है, फर्स्ट इन क्या हुआ उसको पहले फर्स्ट आउट करो, उस पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कुछ इफेक्ट नहीं होता। ओके, thus this method leads to lower profit। जब भी प्रॉब्लम करेंगे ना तब आपको ये सब पता चलेगा। thus this method leads to lower profits during inflation and higher profits during deflation as compared to FIFO। सेम उल्टा है।